नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी करेंगे धुआंधार प्रचार। 4 दिन में करेंगे 12 रैलियां। एनडीए कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। तो आज सात चिराग के बीच हुई अहम मुलाकात। महागठबंधन ने एक दूसरे के खिलाफ ही उतार दिए उम्मीदवार। कहीं आरजेडी वर्सेस वीआईपी, कहीं कांग्रेस वर्सेस सीपीआई। सीएम फेस को लेकर भी भारी बवाल। प्रियंका चतुर्वेदी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की उठाई मांग। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को तगड़ा चिताया। बोले, ऑपरेशन सिंदूर तो बस ट्रेलर था, अब पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन ब्रह्मोस की पहुंच में। पाकिस्तान ने दिया धोखा, सीजफायर की उड़ाई धज्जियां। अफगानिस्तान पर किए एयर स्ट्राइक। 3 क्रिकेटरों समेत 8 लोगों की मौत की खबर। केंद्र ने ले हिंसा की न्यायिक जांच के दिए आदेश। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में बनाया 3 सदस्यीय पैनल। साथ ही ले में फिर लगी सार्वजनिक समारोह पर रोक। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार की। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राज्य की सियासत का तापमान भी चरम पर है। अब इस चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होने वाली है, जो चुनावी समीकरणों को एक नया आयाम देगी। प्रधानमंत्री मोदी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर नवंबर के शुरुआती दिनों तक पूरे बिहार में 4 दिनों में 12 विशाल रैलियों को संबोधित करेंगे। उम्मीद है कि ये रैलियां न सिर्फ मतदाताओं के मूड पर गहरा असर डालेगी, बल्कि पूरे चुनावी परिदृश्य को पलटकर रख सकती है। चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों बिहार के दौरे पर ही हैं। इस बीच आज अमित शाह और चिराग पासवान के बीच में मुलाकात भी हुई है। दोनों नेताओं ने चुनावी रणनीतियों को लेकर बातचीत की। चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी का टारगेट बिहार आगामी चुनाव में भी 100% स्ट्राइक रेट से चुनाव जीतना होगा। साथ ही सीएम फेस को लेकर चिराग ने कहा कि जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। सर, अब तो पीएम मोदी की एंट्री भी बिहार में होने जा रही है, क्या बदलेगा चुनाव का समीकरण? देखिए, पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे तब चिराग पासवान साथ में नहीं थे और स्थिति बिगड़ रही थी। तमाम सर्वेज ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव महागठबंधन वो एनडीए से आगे चल रहा है, और अचानक से प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का एक सिलसिला शुरू होता है। जिन जिन इलाकों में वो गए, माहौल बदल के रख दिया और नतीजा, एनडीए जो चुनाव हार रही थी वो अचानक से जीत गई। इस बार तो माहौल ऑलरेडी एनडीए के पक्ष में है। जिस हिसाब से इस वक्त एनडीए के फेवर में तमाम एनालिस्ट और सर्वेज आ रहे हैं, ये जो प्रधानमंत्री का जो अभी फिलहाल 4 दिनों का लगा है कार्यक्रम, ये 8 और 12 दिन भी हो सकता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुत ही सुनिश्चित कर देती है अगर प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके से मैदान के अंदर अपनी रैलियों की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करेंगे। जी, तो एनडीए की पूरी रणनीति तैयार है, तो वहीं महागठबंधन में जबरदस्त दरार है। सीट बंटवारे को लेकर चल रही लड़ाई लोगों के सामने खुलकर सामने आ गई है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन में शामिल दलों ने एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव मैदान में उम्मीदवारों को उतार दिया। वैशाली और लालगंज दोनों ही सीटों पर कांग्रेस और राजद के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। बछवाड़ा, गौराबोराम, रोसड़ा से लेकर कई ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन में शामिल दलों के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने हैं। सर, अब तो ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे थे ये लोग। वही पिछले 2 महीने से ये सीटों का फॉर्मूला बनेगा, बातचीत होगी, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल कह रहे थे सारे लोग। क्या कर दिया इन लोगों ने? नॉमिनेशन का टाइम खत्म हो गया और आपस में ही लड़ रहे हैं। आपस में ही, मैंने कल भी कहा था कि धीरे धीरे ये लड़ाई इस तरीके से खुल के सामने आएगी, ये किसी को अंदाजा नहीं था।
अब आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। भाई 3 बड़े लीडर, 4 लीडर हैं जो महागठबंधन के, मान लीजिए आप वामपंथियों के सबसे बड़े लीडर बिहार में दीपांकर भट्टाचार्य, कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, मुकेश सहनी वीआईपी से और तेजस्वी यादव। अब कुटुंबा से मालूम चल रहा है आरजेडी का भी उम्मीदवार है, और ये राहुल गांधी ने जिन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया बिहार में, उनका भी नाम है। अब आप अपनी सीटों के ऊपर क्लैरिटी नहीं रख सकते। आपने गौरव बोराम के बारे में बताया, वहां लालू यादव ने भी अफजल अली को दे दिया सिंबल, और वहां से लड़ने वाले थे मुकेश सहनी। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग पिछले 1 महीने से कर क्या रहे थे। ये मीटिंग्स हो रही थी तो मीटिंग्स में कर क्या रहे थे, चने चबा रहे थे ये लोग। आप शीर्ष नेताओं के सीट के ऊपर अगर कंफ्यूजन है तो इस तरह से 2 दर्जन सीटें हैं जो फंसी हुई हैं। अगर तमाम उम्मीदवारों ने अपना वापस नहीं किया नॉमिनेशन, एक बहुत बड़ी मुसीबत में ये सारे लोग फंस जाएंगे। ये मुझे लग रहा है कि चुनाव पूरी तरीके से किताब लिखनी चाहिए कि कैसे चुनाव हारे। वो 100 तरीके, वो तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे उसी तरीके से किताब लिखनी चाहिए, वो 100 तरीके कि कैसे जीता हुआ चुनाव हारा जा सकता है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप को हरी झंडी दिखाते हुए पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो तो बस एक ट्रेलर था। उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास करा दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर मुझे इस बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राजनाथ सिंह ने गरजते हुए कहा कि पाकिस्तान की पूरी जमीन ब्रह्मोस की रेंज में है। अब जीत भारत के लिए कोई घटना नहीं बल्कि आदत बन चुकी है जिसे हमें और मजबूत बनाना है। आज तो बम ही फोड़ दिया दिवाली के मौके पर राजनाथ सिंह। वही आप देखिए, यूपी से ब्रह्मोस बन के निकल रहे हैं। कोई सोच सकता था 2014 से पहले कि दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल वो हिंदुस्तान में बनेगा? सिर्फ बनेगा नहीं, हम उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे। और जिस हिसाब से यूपी के अंदर, ये बहुत बड़ा दिन है आज, ये धनतेरस के दिन, इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती कि ब्रह्मोस का जो है वो प्रोडक्शन इसका और भी जगहों से हो रहा है। टारगेट एक किया जा रहा है कि हर साल हम 600 ब्रह्मोस बनाएं। और ये ब्रह्मोस न चीन के पास रोकने की क्षमता है इसे, ना पाकिस्तान, तो छोड़ दीजिए, अगले 30 साल तक पाकिस्तान ब्रह्मोस को कैच नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये उनकी काबिलियत, ये पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल बनकर के उभरा है। और मुझे लग रहा है कि ये सही मौका था कि उधर आज सुनने में आया है कि मुनीर ने अपनी जुबान खोली है, तो आज बता दिया गया कि पूरा का पूरा पाकिस्तान का टेरिटरी ब्रह्मोस के रडार में है, हर इंच। और आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ का वो टेलीविजन के ऊपर दिया गया वो बयान कि 2 बजे रात में उन्हें बताया गया कि ब्रह्मोस दाग दिया गया। ब्रह्मोस का जो खौफ है पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में, वो इस बात को बताता है कि हिंदुस्तान अपनी सुरक्षा के क्षेत्र में कैसे सेल्फ सफिशिएंट होता जा रहा है। तो राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। तो वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे के लिए सीजफायर पर सहमति बनी थी। इसके बाद दोनों ओर से हमले रोक दिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने सीजफायर की धज्जियां उड़ाते हुए अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के अरगुन और बरमल जिलों पर हमले किए। तालिबान का कहना है कि डूरंट लाइन से सटे इलाकों में हमले किए गए हैं। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए यह स्ट्राइक की। काबुल ने दावा किया कि हमले में 10 लोगों की मौत हुई है। 3 क्रिकेटर के भी मौत की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान की यही हरकत है जिस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान एक गिरा हुआ मुल्क है विथ नो एथॉस। आपने बच्चों को मार दिया, 3 क्रिकेटर है,
सोशल मीडिया पे उसके वीडियो चल रहे हैं कि जो तीनों क्रिकेट खेल रहे हैं किस तरीके से, बड़े ही प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स थे ये लोग। और आपने चश्मदीद बता रहे हैं कि पहले आपने मारा, सब लोग नमाज पढ़ रहे थे, ये लोग मैच खेल के लौटे, नमाज पढ़ के निकल रहे थे, मार दिया गया। 3 खिलाड़ी, यंग खिलाड़ी, और उसका एक तो पूरी दुनिया को अब तय कर लेना चाहिए, इस पाकिस्तान को आईसीसी क्रिकेट बोर्ड से बाहर करो। ये लोग सभ्य लोग नहीं हैं, ये सभ्य समाज में सभ्य देशों के साथ इनका खेल होना ही नहीं चाहिए। अफगानिस्तान ने फौरन फैसला लिया, अभी ट्राई सीरीज हो रही थी, ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान भी खेल रहा था, पाकिस्तान जा रहा था, अफगानिस्तान ने कहा इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, उन्होंने कैंसिल कर लिया। अब ट्राई सीरीज के लिए 3 टीम चाहिए, पाकिस्तान जो है जिम्बाब्वे से बात कर रहा है, श्रीलंका से बात कर रहा है, और भी देशों से बातचीत कर रहा है। आईसीसी को यह तय करना चाहिए कि इस तरह के मुल्क के साथ आप क्रिकेटिंग रिलेशन रखना है या नहीं रखना है। एक तो ये बड़ी चीज हो गई, लेकिन जो खबर अफगानिस्तान से आ रही है वो पाकिस्तान के लिए डराने वाला है। करीब 10 किलोमीटर जहां पाकिस्तान ने अपने फेंस बना रखे थे, जहां चौकियां थी, सब कुछ था, आज की खबर आई है कि तालिबानी लड़ाके गए और 10 किलोमीटर तक जितना पोल और वायर सारा कुछ लगाया हुआ था, जेसीबी से उसे उठा करके वो लेकर के आए। और उसके बाद ये खबर आई कि वहां के इंटरनल सिक्योरिटी के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि ये डूरंड लाइन इमेजिनरी लाइन है, यह हम नहीं मानते कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये पाकिस्तान, ये सारे काम जो, इसका मतलब ये है कि आपने एक सीज फायर का उल्लंघन किया, आपने क्रिकेटर्स को हमला निशाना बनाया, और अब जब फिर आपकी पिटाई शुरू हो गई है बॉर्डर के ऊपर, तो एक नया सीज फायर और बातचीत की पहल पाकिस्तान की तरफ से की गई है। बताया जा रहा है कि कतर को रिक्वेस्ट किया गया कि आप बुला लो, दोहा में बातचीत होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीजें पाकिस्तान के हाथ से बाहर निकल गई। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। लद्दाख किले में 24 सितंबर को हुई हिंसा की घटना में 4 लोगों की मौत के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बीएस चौहान को जांच का नेतृत्व सौंपा गया है। वो हिंसा के कारणों, पुलिस कार्रवाई और मौतों की परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच करेंगे। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज मोहन सिंह परिहर और आईएएस अधिकारी तुषार आनंद इस जांच में जस्टिस चौहान की सहायता करेंगे। साथ ही लेह के जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है। इसमें लेह क्षेत्राधिकार में सार्वजनिक समारोह और कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। सर, क्या न्यायिक जांच से कुछ चीजें खुलकर सामने आएगी? बिल्कुल खुल के सामने आएगी। ये जस्टिस चौहान बड़े अपराइट जज हैं, और उनकी खासियत ये रही है कि अपने पूरे करियर के अंदर फटाफट डिसीजन, बहुत स्पीड से वो काम करते हैं। तो एक तो आप ये समझिए कि निष्पक्ष और स्पीडी जांच इमीडिएटली होगा, लेकिन इसमें तो अब फंस जाएंगे। ये तो न सिर्फ राहुल गांधी फंसेंगे, न विपक्ष फंसेगा, सिर्फ वांछुक के साथ साथ ये तमाम लोग, ये जो एक नया नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था, उनको तो अब सदमा लग जाएगा। क्योंकि न्यायिक जांच का मतलब क्या हुआ? न्यायिक जांच का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी जांच जिसमें सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े कर सकता है वो, और वो अनबायस्ड होगा, उसका कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन नहीं है। सरकार कोई फैसला लेगी, जैसे सरकार ने लगा दिया एनएसए, अब उसके ऊपर राजनीति हो रही है, डेमोक्रेसी की मौत हो गई तो बोलने नहीं दिया जा रहा, तो ये नहीं किया जा रहा। लेकिन जब न्यायिक जांच होती है तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, और जब न्यायिक जांच से कुछ सामने आता है तब तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको टच नहीं करता। अब न्यायिक जांच क्यों हो रही है? क्योंकि वो सारी चीजों का वो अध्ययन करेगी। भीड़ कहां से आई, किसने इकट्ठा किया, हिंसा क्यों शुरू हुई, हिंसा किसने, उसका फ्लैश पॉइंट क्या था, क्या सीआरपीएफ की गलती थी, और जो एनएसए लगाया वो गलत लगाया गया, सही लगाया गया। वो जो तमाम सबूत जो लेह की पुलिस, वहां के डीजीपी साहब बता रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान के साथ इनका रिश्ता है, ये सब न्यायिक जांच के अंदर कवर होगा। हालत खराब हो गई,
और ये कब किया गया? जब इन लोगों ने कहा कि फिर से वो आंदोलन शुरू करेंगे, तो वो 163 लगा दिया गया। ये 163 वही है, पुराने कानून के मुताबिक 144 144 की धारा लग जाती थी, तो आप इकट्ठा नहीं हो सकते, कोई जलसा नहीं कर सकते, 5 से ज़्यादा लोग एक साथ नज़र नहीं आ सकते। सख्ती से इसका पालन किया जाएगा, और कोई इसको तोड़ता है, इसकी अवहेलना करता है, तो 6 महीने की सज़ा है सीधे सीधे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बहुत ज़्यादा अकल लगा रहे थे सोनम वांगचुक, सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग रहा है, और अमित शाह ने जुडिशियल इंक्वायरी बिठा करके इन लोगों को बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।